हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के हैं या फिर ड्रॉपर के हैं, सबके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ये एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर समझ में आएगा देन आप जो है रिलेट कर पाओगे एनिमल किंगडम को भी, बाकी अदर चैप्टर्स को भी, कि एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम शुरुआत करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ ऑर्गेनिज्म का, है ना। मतलब हम अर्थ पर आए, लाइफ की शुरुआत हुई, जो कि हम एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, राइट। बिग बैंग थ्योरी हुई, है ना। बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ, देन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, देन सोलर सिस्टम, उसमें हमारी अर्थ। तो अर्थ पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई वो आप एवोल्यूशन में पढ़ोगे, बट हम एक नॉर्मल चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। दैट इज, देखो पहले एटम्स, है ना, एटम्स रहे होंगे, ठीक है। एटम्स ने कंबाइन करके क्या बनाया होगा, कंबाइन करके बनाए होंगे मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करवा के बनाया होगा आपके बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्यों रेफर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लिविंग सिस्टम की बात करेंगे, है ना। बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, लिविंग सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेफर करेंगे टर्म बायोमॉलिक्यूल्स। देन बायोमॉलिक्यूल से क्या आता है हमारा, सेल्स, है ना। सेल बनेंगे, सेल ने क्या बनाया होगा, मिलकर टिश्यू बनाया होगा, टिश्यू से हमारा बना होगा ऑर्गन्स, राइट। देन ऑर्गन से हमारा बना होगा ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे हम शुरुआत करते हैं कि एटम्स ने कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल ने कंबाइन होकर बायोमॉलिक्यूल, लिविंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। देन वहाँ पे सेल बने होंगे, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आप जैसे एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो 9th क्लास में, आई होप आप लोग पढ़ के आए होगे कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलती है, कौन से फाइलम में देखने को मिलेगी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में देखने को मिलेगी, तो उसकी हम बात करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, है ना, हमने यहाँ बोला है स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना, कैसा वो दिखता है, किस किस टाइप के वो टिश्यू से कंपोज होकर बना होगा। तो इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, या तो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होंगे मतलब सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, या तो मल्टी सेलुलर रहे होंगे, है ना। मल्टी सेलुलर हैं ही, रहे क्या हुए होंगे, मल्टी सेलुलर है। जितने भी हम हायर एनिमल्स में बात करते हैं तो सारे कितने हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, राइट। अब एनिमल्स के आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे कि कैसे है, मल्टी सेलुलरिटी एग्जिस्ट करती है, हेटेरोटॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, राइट। क्योंकि हम अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे हेटेरोटॉपिक है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आई होप आपको बताओगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल, है ना। एक सिंगल सेल होगा हमारा और इसमें कैपेबिलिटी होगी जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं, वेदर डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, तो सिंगल सेल में वो कैपेबिलिटी है कि वो सारे लाइफ प्रोसेस को कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक सिंगल सेल है, राइट, एक सिंगल सेल है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, डाइजेशन ये अकेला कर सकता है, रिप्रोडक्शन अकेला कर सकता है ना। रेस्पिरेशन की बात आएगी तो अकेला ही परफॉर्म करेगा, मतलब सिंगल सेल है, इसको किसी को जरूरत नहीं है ना। ये चाहता है कि भाई मैं इस यूनिवर्स में आया हूँ, इसमें वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जो है अपना काम कर सकता हूँ, है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भेड़ चाल की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भेड़ चाल की बात आएगी वहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, ये सब अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं पर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या कैसे रहते हैं,
मतलब मल्टीपल सेल्स के मिलकर बने होंगे ना, हम क्या बोलेंगे कि मल्टीपल सेल्स हैं हमारे पास, है ना, ये मल्टीपल सेल्स हैं और ये सेल्स ही कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। मतलब कुछ सेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे रेस्पिरेशन, है ना, कुछ एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, कुछ एक्सक्रीशन या फिर आप बोल दो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन में, है ना, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मल्टी सेलर मतलब मल्टीपल सेल्स कर मतलब मल्टीपल सेल के मिलकर बने हुए हैं, प्लस जो सेल्स है यहाँ पर मल्टीपल सेल्स जो है काम करेंगे अपना एक, ठीक है। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम इस चैप्टर में मल्टी सेलुलैरिटी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अभी हमारे एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू हमने बोला एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब यहाँ पे टिश्यू क्या चीज़ है, अब मैंने बोला मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपको याद होगा एनिमल किंगडम में तो पहला ही फाइलम है दैट इज पोरीफेरा, है ना। अगर आपको याद नहीं है हम बता देते हैं, एनिमल किंगडम में पहला ही फाइलम है बेटा, है ना, पहला फाइलम है आपका फर्स्ट पोरीफेरा, है ना। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मल्टी सेलुलर तो है लेकिन अभी भी वो सेल्स ही हैं, मल्टीपल सेल्स ही हैं जो हर एक फंक्शन जो है अपना परफॉर्म कर रहे हैं। अभी टिश्यू नहीं बना है, ठीक है, इन्होंने मिलकर टिश्यू नहीं बनाया है। तो हम बोलेंगे जो पोरीफेरा है एनिमल किंगडम में फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा, वो कैसा है, मल्टी सेलुलर है, मतलब उसमें सेलुलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। अभी उन्होंने ग्रुप करके कोई टिश्यू नहीं बनाया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे टिश्यू पे। हमने क्या बोला, टिश्यू क्या होता है, ठीक है, हमने बोला a similar group of cells along with their intercellular substance। अभी इसके बारे में बात करेंगे। intercellular substance which performs a specific function, उसको हम क्या बोलते हैं, that is टिश्यू, है ना। अब देखो बोलना क्या चाह रहे हैं हम, टिश्यू है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स थे, ये मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, भाई हम सिमिलर तो दिखते हैं, है ना, क्यों ना हम एक काम करें कि भाई साथ मिल के जो काम करना है ना वो आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो साथ में मिल जाते हैं, साथ में मिलकर एक फंक्शन जो है हम परफॉर्म करते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, मतलब एक एक सेल को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती है तो क्या सोचा इन्होंने कि आ जाओ साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम सिमिलर दिखते हैं तो हम अलग अलग क्यों जाएं, है ना। ऐसे जैसे हम मान लो कि कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, है ना, एक ने बोला कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो बोलेगा अरे चलो मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो बोलेगा मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो करेंगे चलो एक काम करते हैं, अगर हमारा सिमिलर एम है तो हम एक साथ बैठ के पढ़ते हैं और एक डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या है, हम सिमिलर दिखते हैं, हम सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सारे मिलकर क्या करेंगे, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमें क्या नहीं भूलना है कि इनका इंटरसेलर सब्सटेंस, मतलब दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस होता है उसको दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं इंटरसेलर, मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटर का मतलब दो सेल के बीच में, अगर वहीं पर वर्ड आ जाए इंट्रासेलुलर तो मतलब सेल के अंदर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब दो सेल के बीच में जो चीजें हैं उनको हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या बोला हमने, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इन्होंने क्या मिलकर बनाया, एक टिश्यू बना दिया। ये क्या है, इंटर सेलुलर सब्सटेंस
है ना। ये कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, जब हम सेल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे देन आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है ये, है ना। और ये क्या है, हमारे सेल्स हैं, है ना, सिमिलर सेल्स हैं। और ये पूरा क्या बन गया, हमारा टिश्यू बन गया। तो हमने यही तो बात की कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये क्या है, ये एक सिमिलर ग्रुप ऑफ फंक्शन है। मतलब मान लो ये सेल्स हमारे किसके हैं, हार्ट के सेल्स हैं, तो क्या करेंगे, पंपिंग ही करेंगे, पंपिंग करेंगे, रेस्पिरेशन करना नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर लंग्स के सेल्स हैं तो लंग्स है, लंग्स के सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, टिश्यू बना लिया तो वो डिफ्यूजन में ही काम आएंगे, है ना। एयर को मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में ही काम आएंगे, वो ब्लड को पंप करना चालू नहीं करेंगे, राइट। किडनी के सेल्स हैं तो वो फिल्ट्रेशन में ही काम करेंगे, वो कुछ पंप नहीं करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो सिमिलर ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ट के सेल्स हैं तो फिल्ट्रेशन करेंगे, किडनी के सेल्स हैं तो पंपिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। उसको हम टिश्यू बोल दिया, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू तो हमने बोला, अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू, है ना। ये एनिमल टिश्यू, अब हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमने टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमने टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। 4 ग्रुप आप बोल सकते हो, 4 ग्रुप में हमने डिवाइड किया। कौन से हैं, आई होप आपको अभी इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। पहला हम बात करेंगे हमारा एपिथेलियल टिश्यू। पहला कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड हमारा मस्कुलर टिश्यू, या फिर आप कनेक्टिव भी बोल सकते हो, मतलब मस्कुलर एंड कनेक्टिव। एनसेट में कनेक्टिव पहले है, मस्कुलर बाद में है, तो जैसा आपको ठीक रहे। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट न्यूरल टिश्यू, है ना। तो हम अभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में, मान लो यूनिवर्स में मान लो, राइट, तो वो 4 ही ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हैं, एपिथेलियल, न्यूरल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर। इन 4 के अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही 4 जो है टिश्यू मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वही जो भी फंक्शन है इनके रिस्पेक्टिव में वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे बेटा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलो, इससे पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ ओरिजिन, मतलब कि ये कहाँ से आया है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब हम यहाँ पर मेनली ह्यूमंस के ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ह्यूमन की बॉडी ही लेके चलेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ पेरेंट, है ना, गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा, देन वहाँ से जर्म लेयर बनेगी, तो वो कैसे रहता है। देखिए, मेल पेरेंट है ना, हम लिखते हैं ये मेल पेरेंट है, ये हमारी फीमेल पेरेंट है ना। हम मदर भी लिख सकते हैं, आप बोलो मदर है, ये हमारे फादर है, राइट। अब यहाँ से हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन होती है ना, उस प्रोसेस को आप बोलते हो गैमेटोजेनेसिस। 12th में जब आप जाओगे, ड्रॉपर के स्टूडेंट को पता होगा, है ना, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड आपका oogenesis इन फीमेल। तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा स्पर्म बनेगा, ठीक है, हमारा यहाँ से स्पर्म बन गया, और यहाँ से हमारा बनेगा ओवम, या फिर आप एग भी बोल सकते हो, ठीक है, एग बन गया, ठीक है। अब इनकी प्लोइडी क्या होती है, मतलब हैप्लोइड इन नेचर है, मतलब इनमें क्या रहेगा, 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है, हैप्लोइड इन नेचर। 23 क्रोमोसोम यहाँ रहेंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ रहेंगे, ठीक है। अभी हैप्लोइड नेचर के हैं ये। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन बॉडी मतलब फीमेल का हम इंटरनल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा,
फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जाइगोट बनेगा, राइट। ये हमारा जाइगोट होगा। अब जाइगोट कैसा होगा, 2n, 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्रोमोसोम वेरिएशन कैसे रहता है। जैसे यहाँ पे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम एंड 22 प्लस वाई, ऐसा मतलब इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं मेल में, आपको पता होगा। एंड फीमेल में आपको एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है, दैट इज 22 प्लस एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, राइट। अगर एक्स के साथ करेगा तो फीमेल बनेगी, वाई एक्स के साथ करेगा तो मेल बनता है, ठीक है। अभी हमारा जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बन गया तो क्या है, अब इसमें जाइगोट में हमारी क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज बनेगी, एक सिंगल सेल है। अभी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, 2 सेल बन गया। सेकंड से 4 सेल बन गया, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 4 से हमारी 8 सेल स्टेज, 16, 32 ऐसा बन के एक सॉलिड है ना मास ऑफ बॉल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इतना ही आप समझ लीजिए कि ये क्या बन गया हमारा, हम बोल देते हैं ये हमारा एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में क्या है, तीन जर्म लेयर होती हैं, ठीक है, जो कि पूरा बॉडी बनाती है। 3 जर्म लेयर कौन सी रहेंगी, देखिए अब इसमें है ना 3 जर्म लेयर, इस पे ही कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते, मे बी आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। ठीक है, यहाँ ठीक है ना। एंड थर्ड वाली, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पूरा पिंक नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम यहाँ पे। अंदर वाली लेयर है ना, जो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रही हूँ, दैट इज इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। मिडल लेयर को हम बोलेंगे मीजोडर्म एंड आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। तो ये हमारी 3 जर्म लेयर है और इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब हमें टिश्यू का ओरिजिन देखना है, दैट इज ये एपिथेलियल टिश्यू। कौन सी जर्मिनल लेयर हैं जो एपिथेलियल टिश्यू बनाती है हमारी, तो तीनों, ठीक है। इसमें आपको एक्टोडर्मल ओरिजिन भी मिलेगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन प्लस आपको मीजोडर्मल ओरिजिन भी देखने को मिलेगा एंड एंडोडर्मल भी देखने को मिलेगा। मस्कुलर एंड कनेक्टिव मीजोडर्मल ओरिजिन देखने को मिलेगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसे ओरिजिन हुआ, जर्म लेयर्स बनी, जर्म लेयर से हमारी एपिथेलियल टिश्यू में तीनों जर्म लेयर देखने को मिलेगी। हमारी मस्कुलर में आपको मीजोडर्मल, कनेक्टिव में मीजोडर्मल और हमारा न्यूरल टिश्यू में एक्टोडर्मल ओरिजिन पर। और अब हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आज आई होप आपका एपिथेलियल पूरा हम कवर करा देंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पे स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, अब एपी वर्ड से आप क्या समझते हो? एपी का मतलब होता है अपॉन, है ना। एपी वर्ड का मतलब है आपका अपॉन, एंथीरियल मतलब कवरिंग या लेयर, है ना। या तो आप लेयर बोल सकते हो या तो आप कवरिंग बोल सकते हो, है ना। लेयर या फिर कवरिंग बोल सकते हो। तो इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं अभी, है ना। एक तो या तो ये सिंगल लेयर होते हैं, मल्टीपल लेयर होते हैं, ठीक है। हम ये आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपॉन, मतलब किसी भी लेयर बना रहे हैं ये, या तो क्या होगा अपॉन लेयर या तो कवरिंग आप बोल सकते हो। पहली चीज, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, या तो इंटरनल लाइनिंग होगी या फिर एक्सटर्नल लाइनिंग होगी। मतलब इस टाइप के टिश्यू कैसे होते हैं, इट हैज़
इट हैज़ फ्री सरफेस, है ना, फ्री सरफेस ईदर, ठीक है, ईदर लाइनिंग बॉडी फ्लूइड्स, अब इसका मतलब समझाते हैं, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेंगे, ठीक है, ईदर लाइनिंग बॉडी फ्लूइड्स, मतलब सिंपल एग्जांपल आप लो, हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड रन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड, राइट, तो उसकी जो एंडोथीलियम है, जो ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है, वो किसको लाइन कर रही है, हमारे बॉडी फ्लूइड को लाइन कर रही है, तो मतलब उसको ये फेस कर रही है। प्लस हमने बोला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी स्किन, है ना, बेस्ट एग्जांपल है हमारी स्किन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये फेस कर रही है, या तो अंदर बॉडी लाइनिंग को या बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी। क्या काम है, फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फॉर अदर पर्पसेस, लाइक अदर पर्पस अब हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। पहला हमने बोला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो मतलब ये स्किन को लाइन कर रही है, स्किन को लाइन कर रही है तो मैकेनिकल होगा या केमिकल स्ट्रेस होगा, उससे हमें बचा लेगी, ठीक, या फिर ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को लाइन करेगी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, या फिर जो होलो ऑर्गन है उनका जो इनर लेयर है उनको भी लाइन करेगी, मतलब जो ऑर्गन है उनके बाहर भी और जो होलो ऑर्गन है उनके अंदर की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। इस लाइन से ये मतलब है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स या होलो ऑर्गन्स को लाइन करेगी। आउटर सरफेस में हमने बता दिया स्किन को लाइन करेगी। एक बार आप ये नोट करो, मैं साइड में हो जाती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। है ना, आई होप आपने ये कर लिया होगा, आगे देखते हैं, है ना। अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने कहा या तो आउटर सरफेस को लाइन करेगी, या तो अंदर के सरफेस को, या तो इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बना रही है, या तो ऑर्गन के आउटसाइड की लाइनिंग बना रही है, या फिर जो ग्लैंड्स हैं, है ना, ग्लैंड्स है और उनके जो डक्ट्स और ट्यूब्स हैं, है ना, डक्ट्स एंड ट्यूब्स हैं, उनको भी ये लाइन करती है, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को भी लाइन करेगी। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, है ना, हमें बोलेंगे these cells are compactly packed। अब इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड है, मतलब जैसे हम एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, अब कम बेंचेस है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा कंजेस्टेड वे में जो है उनको बैठाएंगे। तो ऐसे ही सेल्स कैसे हैं हमारे, अब यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देते हैं, राइट। तो ये है ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब बहुत ही कम स्पेस है ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। हमने इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को तो नहीं भूल सकते, है ना, विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत कम है, ऐसा नहीं है नहीं रहेगा, है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। तो हमने बोला सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम है। सेकंड, दीज सेल्स आर, सेल्स बोलो या फिर एपिथेलियम बोलो, ठीक है, आर प्लेस्ड अबव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है अभी बताते हैं। देखिए, अब ये एपिथेलियल टिश्यू की तो लेयर है, राइट। अब नीचे भी कुछ होना चाहिए ना इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये अपनी पोजीशन पे बने रहें। अब मान लो ये क्या है, ये हमारी
बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको लिख देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल सेल्स लिख देते हैं, एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने बोला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये लाई करते हैं। ठीक है, अब और क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई, और प्रॉपर्टीज हैं कि ये एवेस्कुलर नेचर की होती है। अब एवेस्कुलर किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। एवेस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं है। अच्छा मैम ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर इसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है ना। अब सेल्स हैं, जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी बाहर निकालना है। आप तो कह रही हो कि एवेस्कुलर है तो कैसे काम चलेगा, तो डोंट वरी अभी बताते हैं कैसे काम चलेगा। एवेस्कुलर है लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ठीक है, इसके नीचे क्या है हमारे, बहुत ही आप बोलो प्यारे प्यारे कनेक्टिव टिश्यू है भाई। ठीक है, जिसमें से हमारी ब्लड वेसल भी आ रही है ना, हमारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, राइट, हमारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं। तो ये क्या करेंगी, अब मैंने एक ध्यान से चीज़ आपने सुनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू है ना, ऊपर है, एवेस्कुलर है, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कैसी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, मतलब सेल की तो बनी हुई नहीं है, तो किसकी बनी होगी, प्रोटीन फाइबर्स है ना, प्रोटीन, और ये बस फाइबर्स हैं, ये सेल्स नहीं है। सेल्स नहीं है तो क्या है, स्पेस तो है, स्पेस है तो ब्लड वेसल से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे इनको दे देगा, और जो CO2 है, जो CO2 है यहाँ पे चली जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो गया, और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चले जाएंगे यहाँ पर। एवेस्कुलर तो है लेकिन कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, प्लस न्यूट्रिशन भी उसको मिल रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन मिल रहा है तो एक और बात यहाँ से याद आती है कि भाई कि इसमें जो रीजनरेशन पावर है, रीजनरेशन जो पावर है वो भी कैसी है, हाई है, मतलब एग्जिस्ट करती है रीजनरेशन। इसका मतलब क्या है, मान लो आपको चोट लगी है ना, कहीं पर गिर गए खेलते हुए, तो क्या है आपकी स्किन जो है स्लग ऑफ हो जाती है, मतलब यहाँ से आपको चोट लगी तो स्किन वहाँ से हट गई तो वापस आ जाती है ना, कुछ टाइम बाद आपका वोन हीलिंग होता है, हीलिंग के बाद आपका पूरा स्किन आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि रीजनरेट करिए, और रीजनरेट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे कनेक्टिव टिश्यू से हमें मिल रहा है, राइट। तो हमने कहा कि हाई रीजनरेशन पावर है। अच्छा, आप बोल रहे हो एवेस्कुलर है, अब उसको ब्लड सप्लाई भी मिल गई, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, एक्सचेंज भी हो रहा है, प्लस आप बोल रहे हो रीजनरेशन पावर भी है। अच्छा, तो मैम जब हम पिंच करते हैं है ना ऐसे, या फिर हम गिर जाते हैं तो हमें चोट लगती है तो हमें पेन तो होता है ना, स्किन पर फील होता है। ठीक है, तो फील क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे याद रखना है नर्व सप्लाई है ना, नर्व्स हैं तभी तो सेंसेशन जाएंगी हमारे ब्रेन तक, तभी तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा और हमें वो पेन का एहसास होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, हम बोलेंगे नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट। ठीक है, नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट। चलो ठीक है, ऐसे काम हो गया। तो ये सारे थे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब हम बात करते हैं इस एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड कैसे करेंगे, किस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो हम नंबर ऑफ सेल के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो हम बोलेंगे कैसी है, या तो सिंपल है या तो कंपाउंड है ना, दो ही आपके सिलेबस में है, या तो सिंपल है या तो कंपाउंड है। ठीक, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, कंपाउंड। हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड
compound epithelial tissue and compound epithelial tissue। ठीक है भाई, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बात कर रहे हैं, तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। क्या मतलब है कि ऐसे है, बस एक सिंगल लेयर ऊपर ऐसे सेल्स की प्रेजेंट है, इसको हमने बोल दिया सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू उनके नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, हमेशा रहेगी। जहाँ पर नहीं रहेगी वो हम अभी आगे आपको बता देंगे, लेकिन हमेशा दीज आर आपके नीचे जो प्रेजेंट होगी, दीज आर लाइंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा रहेगी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, वो बनाना मत भूलिएगा। ठीक, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, दोनों में ही रहेगी। ठीक, अब क्या फंक्शन है? अच्छा, सिंगल लेयर से ध्यान आता है कि एक अकेली लेयर है तो किस में काम हो सकता है? कहीं पर डिफ्यूजन कराना है तो डिफ्यूजन कहाँ पर आसानी से होगा, सिंपल में या कंपाउंड में? ऑब्वियसली सिंपल में होगा, क्योंकि सिंगल लेयर है ना, तो आसानी से हम डिफ्यूजन कर सकते हैं, आसानी से हम फिल्ट्रेशन भी करा सकते हैं, प्लस कुछ एब्जॉर्ब करना होगा तो एब्जॉर्ब भी करा देंगे, है ना। और कुछ सिक्रीट करना होगा, जैसे ग्लैंड है, डक्ट्स हैं, कुछ सिक्रीट करेंगे, है ना, डक्ट के थ्रू ऑन साइट भी कर सकते हैं, ब्लड में भी कर सकते हैं। तो जो ग्लैंड का सिक्रीशन है, तो सिक्रीशन में भी हमारी कौन सी रहेगी? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन है इसके, कि भाई ये मिल रही होगी हमें एब्जॉर्प्शन, कहीं पर सिक्रीशन हो रहा है तब भी ये रहेगी, कहीं पर डिफ्यूजन हो रहा है तब भी हमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। कहीं पर फिल्ट्रेशन है ना, फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो देन वहाँ पर भी हमारी कौन सी रहेगी? हमारी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है, स्मॉल ducts and tubes of glands, है ना। ग्लैंड्स के जो स्मॉल ट्यूब्स हैं, डक्ट्स हैं, उन पर ये मिलेगी, और भी बहुत सारी जगह मिलेगी, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब इसको हम एपिथेलियल टिश्यू को जब हम क्लासिफाई करेंगे। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब 2 और more layer of cells are present, मतलब 2 से ज़्यादा लेयर हैं, है ना। अगर इसी में बहुत सारी लेयर्स बना दूँ, राइट, ऐसे एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, है ना, तो बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं, तो हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम है। का फंक्शन क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन, मल्टीपल लेयर कहाँ काम आ सकती है भैया? प्रोटेक्शन में काम आएगी ना, प्रोटेक्शन में अगेंस्ट, प्रोटेक्शन में काम आएगी मैम। और किसके अगेंस्ट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना। अब कितना सारा डिटर्जेंट है या फिर जितने भी केमिकल्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप यूज़ तो करते हो ना, तो किसी को एलर्जी होती है उससे, किसी को नहीं होती, कोई सेंसिटिव ज़्यादा होता है, कोई नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्शन मतलब बहुत वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। वो हैवी से लेकर माइल्ड रेंज तक हो सकते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल है, मतलब कोई प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, खेलते हुए गिर गए तो प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये तो नहीं सारे थोड़ा बहुत चोट वोट लगने से कुछ स्ट्रेस आया तो आपके ऑर्गन्स पे फर्क पड़ रहा, नो। जो हमें प्रोटेक्शन है, जो हमारे एपिथेलियल लेयर्स हैं ऊपर, हमें बचा लेंगी। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम क्लासीफाई करेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस, मतलब स्ट्रक्चर अगर मॉडिफिकेशन हो गया है इनकी लेयर का ही, जो ये सिंगल लेयर है, इस लेयर में ही अगर स्ट्रक्चर इनका मॉडिफाई हो गया है, उसकी मॉडिफिकेशन की बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि इसको क्लासीफाई करेंगे हम किसमें? सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या कोल्यूमिनार में,
ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। अभी यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। और किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, है ना। उनके सेल्स में क्या ऐसा स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रहा है, तो हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक। तो लो अभी कर देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, ऐसे सही रहेगा। ओके, देखते हैं। पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पहली है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब ये जो सेल्स हैं ऐसे फ्लैट टाइल लाइक होंगे, फ्लैट टाइल लाइक सेल्स हैं। कैसे हैं? फ्लैट टाइल लाइक सेल्स है ना। टाइल लाइक सेल्स हैं तो हमने क्या बोला? सिंपल स्क्वैमस है भाई, ठीक है। सेकंड हम क्लासिफाई करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है ना, ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। क्यूबॉइडल, क्यूब है ना, घर में आप खेलते होगे, स्क्वायर क्यूब, है ना। और भी बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे, मैथ्स तो पढ़ के आए हो, राइट। तो हम बोलेंगे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अभी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसे? ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होंगे, है ना। क्यूब लाइक सेल्स हैं तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है भैया, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वहीं पर अगर सेल कैसे हो? कोलुमनार, टॉल, सिलेंडर लाइक हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है। ओके मैम, सिंपल कोलुमनार बोल रही हो तो ठीक है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। कैसे सेल्स होंगे? लॉन्ग सेल्स होंगे, सिलेंडर होंगे भाई, लॉन्ग सेल्स, है ना। ऐसे मतलब एक ही जैसे होंगे, ये लॉन्ग सेल्स होंगे। और न्यूक्लियस जो है इनका बेस पर होगा, आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी आ गई। तो कैसे हैं? टॉल सिलेंडर लाइक सेल्स अगर होंगे तो हम बोलेंगे उसको कोलुमनार एपिथेलियम। फ्लैट टाइल लाइक है तो स्क्वैमस, क्यूब लाइक है तो क्यूबॉइडल, टॉल है, सिलेंडर लाइक है तो हम क्या बोलेंगे? कोलुमनार। तो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो अगर नोट नहीं किया है तो एक बार आप नोट कर लीजिए, है ना। ये लास्ट वाला है, नोट करो। देन नेक्स्ट मैं कर देती हूँ, ये वाला नोट करो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, ठीक। ओके, फ्लैट टाइल लाइक, ऐसे फ्लैट टाइल लाइक है तो एनसीईआरटी में आपको इमेजेस दी होंगी तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। फ्लैट टाइल लाइक, ठीक है। सेल्स कैसे होंगे? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। शेप कैसा होगा? फ्लैट टाइल लाइक। अब इसमें भी वेरिएशन है। अगर सिंपल फ्लैट टाइल लाइक है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। वहीं पर लेकिन फ्लैट टाइल लाइक है बट विथ इर्रेगुलर मार्जिन्स, है ना, इर्रेगुलर मार्जिन्स,
मतलब ऐसे, ये फ्लैट टाइल लाइक है तो इसको हम बोल देते हैं पेवमेंट टाइप की है भाई। कैसी है? पेवमेंट टाइप की है। जैसे आपने घर में जो टाइल्स लगी होती हैं, घर में जो टाइल्स है वो क्या है? फ्लैट टाइल लाइक है और बराबर हर साइड से वो बराबर होते हैं, ठीक है, कोई भी इरेगुलर मार्जिन नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे पेमेंट टाइप है। और ये कैसी है? फ्लैट टाइल लाइक है। लेकिन फ्लैट टाइल लाइक होने के बावजूद भी कैसे रहेंगे? उसमें इरेगुलर मार्जिन, मतलब इरेगुलरिटी ऐसे दिखाई देगी शेप्स में। मान लो ये फ्लैट हो गया, फिर ऐसे ऐसे से होगी, फिर ये ऐसे फ्लैट हो गई, फिर ये ऐसे ऐसे होगी, और जो मार्जिन हैं वो कैसे हैं? वो इरेगुलर मार्जिन है। तो हम उसको बोलते हैं टेसिलेटेड मेम्ब्रेन, है ना, टेसिलेटेड मेम्ब्रेन टाइप की, ठीक है। टेसिलेटेड तो कहाँ पे है? टेसिलेटेड का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दैट इज ब्लड वेसल एंडोथेलियम बना देते हैं, है ना। ये हमारी, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है और ये इसकी लाइनिंग है ना। ब्लड वेसल एंडोथीलियम, एंडो अंदर है तो एंडोथीलियम बोल दिया, है ना। मीजोथीलियम अगर बीच में प्रेजेंट है तो मीजोथीलियम बोल दिया, ठीक है, एंडोथीलियम। और एपिथीलियम ऊपर, है ना, एंडोथीलियम, ब्लड वेसल एंडोथीलियम, या फिर मीजोथीलियम ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। मीजोथीलियम ऑफ इंटरनल ऑर्गन एग्जाम्पल है, ब्लड वेसल एंडोथीलियम है। इंटरनल ऑर्गन के जो बीच में लेयर रहेगी, है ना, मीजोथीलियम उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर कैसा ये सरफेस प्रोवाइड करेगी? नॉन एडहेसिव सरफेस, मतलब जो ऑर्गन है जो भी काम कर रहे हैं तो वो ऐसे चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसको मीजोथीलियम ऐसे लाइन करेगी, नॉन एडहेसिव, चिपक ना जाए, ठीक है, प्लस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो हम क्या बोलेंगे? मीजोथीलियम ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक। यहाँ पर नॉर्मल वाली पेमेंट टाइप कहाँ का एग्जाम्पल है? हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर याद आ रहा हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इनको क्लासिफाई तो कर रहे हैं तो फंक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर लेते हैं। फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन क्या है भाई? सिंगल लेयर प्रेजेंट है, प्लस स्क्वैमस है, फ्लैट टाइल लाइक है, तो कैसी है? मतलब मेन इनका काम रहेगा कहाँ पर? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में। तो अब आपको आसानी हो जाएगी, है ना, ये मेमोराइज या फिर ऐसे रिकॉल करने में कि भाई फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है डिफ्यूजन? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिफ्यूजन हो रहा है तो क्या याद आता है? एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलर सैक एल्वियोलाई। तो इसके हम बना के दिखाते हैं आपको। ये मान लो आपका, है ना, ये है आपकी एल्वियोलाई, तो इसकी हमने लेयर बना देते हैं ऐसे, सिंपल स्क्वैमस की ऐसे लेयर बनेगी, ठीक है। ये इरेगुलर मार्जिन नहीं, मतलब रेगुलर ही मार्जिन होंगे, बनाने में थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसी लेयर, ओके भाई, लेयर बन गई हमारी। तो ये कैसा है? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। अब हम ब्लड वेसल की हमारी एंडोथेलियम भी बना लेते हैं। ये हमारी आ गई ब्लड वेसल, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल एंडोथेलियम है, बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट सब्सटेंस है, दोनों का है, दोनों सेल्स का है, तो हम बोलेंगे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। जो ग्रीन कलर से हम दिखाएंगे ये क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हटा देते हैं ना, ये बेसमेंट सब्सटेंस से बना देते हैं, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस है, लिख देते हैं। ये क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस, दोनों का ही, इसका भी ब्लड वेसल एंडोथेलियम का भी। और बाकी क्या है हमारी
ये है हमारी ब्लड वेसल, यहाँ भी होंगे सेल्स, ऐसे बात नहीं, ऐसे ये पूरा लाइन ऐसे करेगा, है ना। ये होगा हमारा ब्लड वेसल, एंडोथीलियम, और हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे सेल्स होंगे ऐसे, है ना। ये ओवल शेप के बनाने हैं वैसे तो कोई नहीं, ये हमारे आरबीसी हैं, येलो में बन रहे हैं आरबीसी, चलो ठीक है ना। ये हमारे क्या है, आरबीसी, ठीक। और ये एल्विलाई, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। अब एयर से ऑक्सीजन तो आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और CO2 है ना, CO2 जा रही है बाहर। जो हमारा बॉडी से, मान लो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड CO2 कैसे रहेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र, है ना, और ऑक्सीजन, ठीक है। ये डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन से कैसे होगा, गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, है ना। सिंपल डिफ्यूजन में तो यही होता है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, गैसेस का डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एयर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन आई लंग्स में, एल्विलाई में, एल्विलाई से ये गई हमारे ब्लड में, है ना, और ब्लड से हमारे हार्ट में जाएगी, फिर हार्ट आगे पंप करके पूरी बॉडी में, और कार्डियक मसल्स को पूरा बॉडी में जो है, कार्डियक मसल्स को भी देगा, प्लस हमारी पूरी बॉडी में भी सर्कुलेट करेगा ब्लड, प्लस वहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, CO2 लेगा, CO2 को एक्सचेंज करेगा सिंपल डिफ्यूजन के दौरान और बाहर। तो यहाँ पे अब याद रहेगा दोनों एग्जाम्पल, एल्वियोलर सैक एंड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल एंडोथेलियम। क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, प्लस एक और है, लिख देते हैं पहले, आप लोग नोट कर लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोल, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, एंड ब्लड वेसल एंडोथेलियम हमने लिख दिया है। प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कहाँ पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताओ, नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर आपको आता होगा तो आप बता पाओगे। चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम में DCT, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग अभी बना के दिखाएंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी, ठीक है। अब बना देते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, है ना, फिल्ट्रेशन के लिए जो काम आएगी। ये हमारा लूप है, ओके, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्टियोल, कैपिलरी नेटवर्क, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। अगर आपको पता होगा एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। अब मैं बोलूँ डिसेंडिंग, अब देखो ये है, ये वाला हिस्सा प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक। यहीं पर ये है डिस्टल, प्रोक्सिमल वाला हिस्सा मतलब पास वाला हिस्सा, जो ये जो ग्लोमेरुलस है, आप बोलो जो बुमेन कैप्सूल है उसके जो पास वाला हिस्सा है क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। उससे दूर वाला हिस्सा आप बोलोगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, एक मिनट, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब ये लूप ऑफ हेनले है,
तो ये नीचे की तरफ ऐसे फिल्ट्रेट जाता है नीचे और यहाँ से ऊपर, तो हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट अभी बना दिए क्योंकि कंपाउंड तक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कहाँ पर क्या चीज़ें प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। तो मैंने बोला कहाँ पर है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या है आपकी सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम है, परमिएबल होती है वाटर के लिए, है ना, वाटर के लिए परमिएबल है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है। ठीक, तो सारे हो गए, देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। रेस्पिरेटरी में बोला एल्वेलाई सैक डिफ्यूजन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बोला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेशन के लिए, और यहाँ ब्लड वेसल एंडोथेलियम डिफ्यूजन के लिए। ठीक, अब हम चलते हैं आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके भाई, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि क्यूब लाइक सेल्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स हैं तो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर आपको उसकी सरफेस पर आप बोलो माइक्रोविलाय, या फिर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से दिख रहा है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर, उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, या फिर कैसे हो सकते हैं ये, या तो नॉर्मल क्यूबॉइडल होंगे, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ठीक, या फिर कैसे रहेंगे, ब्रश बॉर्डर, मतलब ब्रश लाइक अपीयरेंस, ऐसे जैसे माइक्रोविलाई होते हैं ना, माइक्रोविलाई अगर होंगे तो हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना, क्यूबॉइडल मत भूल जाइएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब कैसे दिखेंगे चलो देख लेते हैं। नॉर्मल के बना, नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल क्यूब लाइक सेल्स, ओके, क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, नॉर्मल क्यूब लाइक सेल्स हैं, ओके, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, ये नहीं भूलेंगे हम, नॉर्मल क्यूब लाइक सेल्स हैं, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल बताइए, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, पहला एग्जाम्पल है, साथ साथ में लिख लीजिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। इनको और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। टेस्टिस एंड ओवरीज, एक बार इसको लिखो, ठीक। और भी है, जैसे आपके जो स्मॉल ग्लैंड्स हैं ना, ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं, उनमें भी ट्यूब्स हैं, ठीक है। इसका और प्लस एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ लिखें, इसके साथ में हमें लिखना है, तो ब्रश बॉर्डर को आगे डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे थायराइड वेसिकल, ठीक है, थायराइड वेसिकल्स, मतलब आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड, है ना, T3 T4 हार्मोन सिक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन, है ना, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं। तो थायराइड वेसिकल्स में भी क्या है, आपके दो टाइप के सेल्स होते हैं, है ना, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स, राइट। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं आपके, ये सिक्रीट करते हैं हमारे क्या, T3 एंड T4, ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं। फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, T3 एंड T4, ठीक है। थायरोक्सिन T4 को बोलते हो, थायरोक्सिन टेट्रा आइडोथायरोनिन T3 को बोलते हो। तो कौन सिक्रीट करता है, हमारे फॉलिकुलर सेल्स। तो ये क्या है, थायराइड वेसिकल, ठीक है, हम बोलेंगे थायराइड वेसिकल्स हैं। तो इनकी जो ये लाइनिंग होगी ना, ये लाइनिंग ये किसकी होगी, आपके नॉर्मल क्यूबॉइडल की लाइनिंग होगी, नॉर्मल क्यूबॉइडल की
लाइनिंग होगी, ठीक है, इसको लिखो। और नेक्स्ट हमने बोला था ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, है ना। थर्ड एग्जाम्पल, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हम, दैट इज डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स। अब ये क्या है, डक्ट्स ट्यूब्यूल्स, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, हवा में जा रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। मान लो ये ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड बना दिया हमने, ओके। तो ये ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा होगा ना कुछ एंजाइम है, मान लो ये यहाँ से इसकी छोटी छोटी ट्यूब्स आ रही हैं, ये छोटी छोटी ऐसे ट्यूब्स आ रही हैं ना, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स यहाँ पे आ रही है ना, और इन छोटी छोटी ट्यूब ने एक बना दिया डक्ट, है ना। ये होगी ट्यूब्यूल्स, आप इनको ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो, ट्यूब्यूल्स हो गई ना, और ये होगी एक डक्ट, ठीक है। तो इनकी जो लाइनिंग होगी, जो डक्ट की और जो ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होगी, वो भी किससे बनी होगी आपकी, सिंपल, है ना। ये इसका एग्जाम्पल नहीं चल रही, इसके एग्जाम्पल चल रहे, नॉर्मल क्यूबॉइडल की लाइनिंग होगी, ठीक है। प्लस अब हम बात करेंगे हमारे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में भी कौन सा है, देखिए नेफ्रॉन में है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इन तीनों में भी क्या रहेगा, इन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इन तीनों में भी कैसे रहेगी, आपकी नॉर्मल क्यूबॉइडल रहेगी, ठीक है। पिंक से बना देते हैं, यहाँ पे भी लाइनिंग है, यहाँ पे भी लाइनिंग, कलेक्टिंग डक्ट में भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी है, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऐसे लिख देते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। मैं एक बार हट जाती हूँ तो ये आपको बना लीजिए, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तीनों क्या है, आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन करता है, ठीक, क्योंकि काम तो हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम है। हाँ, एक चीज़ आप लिख लीजिए, अगर आप आइडेंटिफाई इनको करना चाहते हो, फेमस हो गया हमारा सिंपल क्यूबॉइडल, है ना। सिंपल क्यूबॉइडल मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिक्रीशन हो रहा है ना, जर्म सेल सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर भी सिक्रीशन हो रहा है आपका, ठीक। और यहाँ पर भी आपका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे, सेंडिंग में, कलेक्टिंग डक्ट में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। प्लस ब्रश बॉर्डर कब आ जाते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना, ये वाला, ये जो थी हमारी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसका एग्जांपल यहीं बता देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, ब्रश बॉर्डर मतलब ऐसे सेल्स ऑफ लेयर होंगी, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, प्लस इन पे ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होगी, है ना, ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी, जिनको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। तो कहाँ पर होंगे, आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या है, पीसीटी, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब इस पे देख देते हैं, कहाँ पे है, पीसीटी, ये रहा। पीसीटी में सेल्स कैसे हैं, अगर एक हिस्सा इसका बनाना चाहें यहाँ पर तो कैसे सेल्स हैं, ऐसे हमारी ऐसे क्यूब लाइक सेल्स हैं हमारे, है ना। उस पर कैसे होगी, ऐसे ब्रश बॉर्डर ऐसे दूसरे कलर से बनाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑलराइट, ठीक। तो पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यहाँ तक हमारा क्या क्या हो गया, एक बार आप नोट कर लो, है ना। हमने सिंपल स्क्वैमस डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने सिंपल क्यूबॉइडल अभी तक डिस्कस कर लिया। नाउ आपकी बारी है सिंपल कॉलमनार की, ठीक है। एक बार अगर नोट करना है तो आप ये नोट कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका
सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, इसमें हमने बोला नॉर्मल टॉल सिलेंडर सेल्स हैं तो कोलुमनार सेल्स होंगे, प्लस इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दैट इज देखो टॉल एंड सिलेंडर लाइक सेल्स। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियस मेन फीचर, न्यूक्लियस इज ओवल इन शेप एंड प्रेजेंट एट द बेस, प्रेजेंट एट द बेस। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको कोलुमनार सेल्स को पहचानना है तो ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, ये ओवल शेप न्यूक्लियस है, बेस में प्रेजेंट होगा, बेस में प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम नहीं भूलेंगे, तो सिलेंडर लाइक सेल्स है। ठीक है, सिंपल कोलुमनार। इसमें भी माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मली बोलेंगे, अगर इसमें क्या है माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम। ओके, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम। कैसे दिखेंगे, देखिए सिंपल ऐसे कोलुमनार हमें सेल्स बनाने हैं। ठीक है, कोलुमनार हमने सेल बनाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बनाई, ओवल शेप की हमने न्यूक्लियस बेस पे बनाया, प्लस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बना दिया हमने यहाँ पे। अब ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है भाई, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो कहाँ पे माइक्रोविलाई, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इनका भी मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन याद रख सकते हो आप। ठीक है, नॉर्मल क्यूबॉइडल लार्ज डक्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेन, ठीक है, आपका म्यूकस ग्लैंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, म्यूकस ग्लैंड ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड ऑफ जीआईटी। तो ये सब क्या है, नॉर्मल कोलुमनार, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं, है ना। अभी तक हमने कर लिया सिंपल स्क्वैमस भी, सिंपल क्यूबॉइडल भी एंड सिंपल कोलुमनार भी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा सिलिएटेड एपिथेलियम की, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सिलिएटेड एपिथेलियम। बिल्कुल एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, जैसा एनसीईआरटी में सीक्वेंस है वैसे ही करेंगे। सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है ना, या फिर सिलेटेड एपिथेलियम बोल सकते हैं। तो सिलेटेड एपिथेलियम में किसकी मॉडिफिकेशन होती है, आपके क्यूबॉइडल और कोलुमनार। ठीक है, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार की ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सीलिया, पहले हमने बोला माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी तो हमने उसको ब्रश बॉर्डर में क्लासिफाई कर दिया। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो कहाँ पर होगा, वो क्यूबॉइडल और कोलुमनार में ही होगा, स्क्वैमस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के हम बोल देते हैं क्यूबॉइडल, मतलब ये सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स हैं। ओके, क्यूब लाइक सेल्स हैं हमारे, प्लस इस पर ऐसे सीलिया है ना, सीलिया है तो हमने बोल दिया सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल पे होंगे तो क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, कोलुमनार पे होंगे तो हम बोलेंगे कोलुमनार सिलिएटेड, ऐसे सीलिया है, कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब सीलिया तो हमने बोला, अब सीलिया कैसा हो सकता है, या तो मोटाइल हो सकता है, या तो
नॉन मोटाइल हो सकता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाला, मूवमेंट है तो हम कैसा बोलेंगे, काइनोसिलिया है या फिर काइनोसिलिएटेड एपिथेलियम, हम बोलेंगे कैसा है, काइनोसिलिया है भैया, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, काइनोसिलिया। नॉन मोटाइल है तो कैसे बोलेंगे, स्टीरियो है, कोई काम का नहीं है, मतलब ऐसे अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, तो हम बोलेंगे हिलता डुलता नहीं है, इसको नाचने का शौक नहीं, तो हम बोलेंगे स्टीरियोसिलिया, है ना, जिसको नाचने का शौक है ना, तो वो है हमारा काइनोसिलिएटेड, मूवमेंट करता रहेगा। नहीं है तो भैया स्टीरियोसिलिया, नॉन मोटाइल, है ना, नॉन मोटाइल सिलिया। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, नॉन मोटाइल मोटाइल में एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, है ना। मोटाइल में कहाँ कहाँ मिल सकती है, मोटाइल में देखिए आपकी फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में क्या काम है, ये यूट्रस बना देते हैं पहले तो, है ना, ये ओवरी और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी। एग आया, अब एग कैसा है, फीमेल एग तो नॉन मोटाइल नेचर का है ना, मेल में स्पर्म मोटाइल होते हैं, फीमेल इज नॉन मोटाइल, तो इसको एट द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी जाना है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए भी जाना है, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे हेल्प करते हैं हमारे मोटाइल सीलिया, तो फैलोपियन ट्यूब एग्जाम्पल, ताकि ऐसे सीलिया प्रेजेंट है तो इसको यूनिडायरेक्शन फ्लो को ये वो करेंगे। प्लस आप बोल सकते हो ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, या फिर आप बोल सकते हो रिस्पिरेटरी ट्रैक, है ना, मान लो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर गया, ये लंग्स बना लो, किडनी लग रहा है वैसे तो, किडनी लग रहा है, ये लंग्स नहीं लग रहे हैं, पेट ऐसे बना देते हैं, हाँ अब लंग्स लग रहे हैं, ठीक है भाई, लंग्स लग रहे हैं, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर भी कैसे होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम होगी, ठीक। नॉन मोटाइल स्टीरिया, तो हमने बोला कि भैया मेल गैमेट कैसा है, मोटाइल है, तो हमें मूवमेंट वाले सीलिया की तो कोई ज़रूरत नहीं, तो हम बोलेंगे कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। आई थिंक आप 10th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के आए होगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आए होगे, तो आई एम श्योर आप एपिडिडाइमिस समझ सकते हो। एंड वॉस डिफरेंस, एसेसरी डक्ट्स में आते हैं ये, वॉस डिफरेंस। एंड आपका इंटरनल ईयर में भी नॉन मोटाइल सीलिया आपको देखने को मिलते हैं, तो एक बार इसको आप लिख लीजिए ना, सिलेटेड हो गया, सिलेटेड का क्या था आपका, कोलुमनार, एंड उसका ही आपका मॉडिफिकेशन है क्यूबोइडल का, एपिथेलियम का, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अब वहीं पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, हो गया ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, है ना, एक मिनट फोकस नहीं हो पा रहा है, हाँ अब हो गया, ठीक है, फोकस नहीं था क्या, लास्ट स्लाइड भी फोकस थी, ठीक है, चलो हम करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट, डक्ट है या डक्ट नहीं है, अभी आपको बना के दिखाया था, क्या था ये भाई, ये डक्ट, या तो डक्ट प्रेजेंट है या तो नहीं है, इसके बेसिस पर ही हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो कर लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना इसको इरेज कर लेते हैं, यस ठीक है। नेक्स्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेसिस पर हम कितने टाइप में इसको डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड इट इनटू थ्री, है ना, 1 2 एंड लास्ट वन इज ओके, थर्ड, ठीक है। कैसा फर्स्ट होगा हमारा, चलिए, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन,
एक्सो, एंडो, हेट्रोक्राइन। अब देखते हैं एक्सो एंडो से क्या मतलब। एक्सो मतलब डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है तो अपना जो भी सिक्रीशन होगा ऑन साइट सिक्रीट होगा। ठीक है, मान लीजिए कैसा है, मान लो ये है, हमने ग्लैंड बना दिया, ठीक है, ये इसकी डक्ट है, ये इसका सिक्रीशन, ठीक है, ये कोई ग्लैंड है, ये इसकी डक्ट है, और यहाँ पे ये साइट है इसकी, तो यहाँ पे ये अपना सिक्रीशन जो है कर रहा है, ये डक्ट है, डक्ट प्रेजेंट है तो हमने एक्सोक्राइन कहा। तो कौन से एग्जाम्पल आएंगे, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है तो मैंने वो मिटा दिया इसको। ठीक है, प्रेजेंट है डक्ट, डक्ट हमारी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, डक्ट प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, मिल्क सिक्रीटिंग या एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड। जितने भी हम बोलेंगे, जितने भी एंजाइम सिक्रीटिंग हैं, एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, मिल्क रिलीजिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड जैसे मिल्क, मिल्क रिलीजिंग ग्लैंड्स, ऑयल और वैक्स रिलीजिंग, ऑयल एंड वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड। और क्या बच गया, एंजाइम हो गया, मिल्क, स्वेट है ना, स्वेट, स्वेट भी है, और है ना, मिल्क हो गया, एंजाइम हो गया, ऑयल वैक्स, ये सब है ना। तो ये सारे क्या होंगे, इतने ये सारे जो है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे हमारे, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, एंजाइम में सलाइवरी ग्लैंड्स आ गया, पैरोटिड है ना, पैरोटिड ग्लैंड स्टेंसन डक्ट के थ्रू है ना, डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट के थ्रू ये अपने ऑन साइट पर जो है अमाइलेज को सिक्रीट कर देता है। तो आपका एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन भैया नहीं है, डक्ट हमारे पास नहीं है, ये बोलते हैं हमारे पास तो डक्ट ही नहीं है भाई, अब हम क्या करेंगे, बट वी विल डू नाउ। डक्ट नहीं है तो बोलेंगे कोई बात नहीं, बॉडी फ्लूइड है ना, ब्लड है ना, मैं आपके सिक्रीशन को पहुंचा दूंगा जहां लेकर जाना है, जिस भी साइड पर लेके जाना है मैं पहुंचा दूंगा। तो ब्लड है तो नो टेंशन। ठीक, तो क्या कहते हैं, ये सिक्रीशन आपने कहा है, रिलीज देयर सिक्रीशन, रिलीज देयर सिक्रीशन ऑन इन ब्लड, इन ब्लड। तो एग्जाम्पल क्या होगा, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है, जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स है वो सारे कैसे हैं, एंडोक्राइन है। जैसे हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड अभी बताया था, वेसिकल है ना, कि बॉयडल एपिथेलियम है, वेसिकल क्या सिक्रीट करते हैं, T3 T4, पिट्यूटरी से तो बहुत सारे आपके TSH है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ग्रोथ हार्मोन है ना। तो जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स हैं वो सारे किस में आएंगे, एंडोक्राइन में, क्योंकि डक्ट नहीं है तो ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीशन हो जाएगा। अब हेट्रोक्राइन मतलब एक्सो का भी काम करेंगे हम, एंडो का भी काम करेंगे, हमसे तेज कोई नहीं है, हम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्सो भी, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है। ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। तो इसमें एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल इसको आगे करें क्या, इसको ऐसे है ना, हेट्रोक्राइन को यहाँ डिसाइड करते हैं, है ना, हेट्रोक्राइन। ठीक है, हेट्रोक्राइन का पहले हम यहाँ पर एक्सो फंक्शन देखेंगे, यहाँ पर हम इसका एंडो फंक्शन देखेंगे। ओके, ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, देखो, फर्स्ट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यहाँ भी लेंगे, पेनक्रियाज वहाँ भी। ठीक है, पहला। दूसरा टेस्टिस ओवरीज, टेस्टिस ओवरीज, यहाँ पर भी दूसरा एग्जाम्पल रहेगा हमारा टेस्टिस ओवरीज। चलिए, हमने बोला हेट्रोक्राइन का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन होगा। बेटा हमें पता है पेनक्रियाज में दो टाइप के सेल होते हैं, कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, एसिनाई, एसिनाई एंड आइसोलेट ऑफ लैंग्रेंस। ये 1% सिक्रीट करते हैं, ये बाकी का 99% ये सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर हम कौन से सेल्स की बात करते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन में, एसिनाई सेल्स की। एसिनाई सेल्स की क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस,
पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम ही हो गया ना, एंजाइम सिक्रीटिंग एक्सोक्राइन में आएंगे। टेस्टिस का एक्सोक्राइन फंक्शन गैमेट प्रोडक्शन है ना, गैमेट स्पर्म ओवा, स्पर्म एंड ओवम, ठीक। वहीं पर इसका एंडोक्राइन फंक्शन हॉर्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग, इसमें भी अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल करते हैं ग्लूकागॉन। फिर हमारे आएंगे बीटा सेल इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, यहाँ से मैं हट जाती हूँ, आप लिखो क्या है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है, कौन बताएगा? हाइपरग्लाइसीमिक या हाइपोग्लाइसीमिक? हाइपरग्लाइसीमिक। हाइपरग्लाइसीमिक का मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला। जब आप फास्टिंग कंडीशन पे होते हो तो कुछ खा नहीं रहे हो तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जो बॉडी में स्टोर्ड है आपका ग्लाइकोजन, लिवर और एडिपो टिश्यू, वहाँ से होगा आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा कहाँ पे ट्रैवल करता है? ब्लड में ट्रैवल कर जाएगा। तो कैसा हुआ? हाइपरग्लाइसीमिक। वहीं पर खाना खा रहे हो, ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया ब्लड में, तो ब्लड से ग्लूकोज को हटाना है तो इंसुलिन आता है। तो हाइपोग्लाइसीमिक, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने वाला और ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करने वाला इंसुलिन। अब सोमैटोस्टैटिन, इसका इनहिबिटरी फंक्शन है। इनहिबिटरी फंक्शन पहला इन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, दूसरा ये ग्रोथ हार्मोन को भी क्या करता है? इनहिबिट करेगा, ठीक है। प्लस जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सिक्रीशन है उनको भी ये इनहिबिट करता है। तो एक ऐसा हार्मोन है, ये है इनहिबिटिंग, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं ये इनहिबिटिंग नेचर का है भाई, इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। चलो, एंड टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज में एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये इनके एंडोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन, और इसका भी आपको पैनक्रियाज एंड टेस्टिस का एक्सो एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना, है ना, लास्ट तो नहीं, मतलब सिंपल में लास्ट, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, कुछ तो फॉल्स है भाई, कुछ तो गलत है, कुछ तो फॉल्स है। स्यूडो मतलब फॉल्स है, फॉल्स नेचर की है। हमने क्या सोचा था कि भाई मतलब सिंगल लेयर है या तो मल्टीपल लेयर होगी, है ना, मल्टीपल लेयर तो कंपाउंड है। अभी हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में ही होता है कि सिंगल लेयर होगी, बट कभी कभार क्या कैसे दिखती, दिखने में लगता है मल्टीपल लेयर की है। तो ऐसा इसका नेचर है, फोर्स नेचर। कैसे, किसकी मॉडिफिकेशन है? कोलुमनार सेल की मॉडिफिकेशन है, कोलुमनार सेल की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं, देखो भाई, टोल सेल्स हैं, फिर ऐसे दिख रहे हैं, फिर टोल सेल्स हैं, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे हो रहा है। मतलब इसका कोई ऐसे लग रही है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक नेचर के तो हैं ही, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है मल्टी लेयर है, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि मल्टी लेयर है, लेकिन ये सिंगल लेयर ही है। बस इसके शेप में वेरिएंस होने के कारण कैसे दिख रही है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो कोलुमनार का मॉडिफिकेशन है, कहाँ पे मिलेगी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। एक बार अब स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक। हमने बात की है हमारे एनिमल की, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात की, मल्टीसेलर की बात की, कैसे स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिज्म, कैसे बना होगा, है ना। एनिमल किंगडम में हमने बोला था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा से स्टार्ट होता है। फिर सेकंड वाला हमारा कौन सा है? सीलेंट्रेटा। टिश्यू की तो बात कर ली, है ना। अब टिश्यू लेवल तो बता दो मैम, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है सीलेंट्रेटा टीनोफोरा से, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर फोर्थ आएगा आपका टीनोफोरा, हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीस,
प्लेटीहेलमिन्थीज, फिफ्थ एस्की हेलमिन्थीज, 2 कॉर्डेटा। यहाँ पे आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, और यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो टिश्यू भी हो गया, सेलुलर मतलब सेलुलर लेवल भी हो गया, टिश्यू लेवल भी, और हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया। फिर हमने बात की भैया एनिमल टिश्यू, है ना, टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में बात की हमने, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पे डिफाइड किया। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, न्यूरल का क्या फंक्शन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काम करते हैं, है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, सॉरी नोट लोकोमोशन, न्यूरल नहीं है वो, मस्कुलर है। न्यूरल आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड फ्लो में है ना, गड़बड़। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है वो कौन कराते हैं, हमारे न्यूरॉन्स कराते हैं, ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू हमारे सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट, बोन, कार्टिलेज, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। मस्कुलर में आएगा हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्योंकि मसल हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, है ना, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी फंक्शन, हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। कार्डिक मसल्स हो गई आपकी, स्मूथ मसल्स हो गई, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक। एपिथेलियल का तो हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना। फिर हमें इसकी ओरिजिन की बात की, देन हमने एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई किया, है ना, सिंपल कंपाउंड में, और सिंपल हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस किया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार। फिर हमने सिलिएटेड कोलुमनार की भी बात की, इसमें सीलिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल सीलिया, है ना। देन हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि कोलुमनार और किसका मॉडिफिकेशन है, कोलुमनार एंड क्यूबॉइडल का ही ये मॉडिफिकेशन होता है, कोलुमनार या फिर क्यूबॉइडल ही ग्लैंडुलर में आपको दिखाई देगी, स्क्वैमस में नहीं दिखाई देती है। फिर हमने इसका मतलब ग्लैंड्स, है ना, हाँ, ग्लैंड एपिथेलियम में हमने फिर एक्सो एंडो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात की, ठीक। आई होप आप सूडोस्ट्रेटिफाइड की हमने लास्ट में बात की है, ठीक है। ये फोकस नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम कंपाउंड जो है एपिथेलियम जो है हम करेंगे। ये फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है, हाँ ठीक है, फोकस, अच्छा जल्दी जल्दी से करने के चक्कर में ना वो हो गया होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा पानी पीते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। हेलो, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना कंपाउंड एपिथेलियम, स्टार्ट करते हैं। फोकस हो रहा है, यस फोकस हो रहा है, ठीक है। सिंपल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। हमने क्या कहा, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, मतलब एक के ऊपर एक सेल्स हैं भाई, ये ऐसे हैं, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ओके। मल्टीपल लेयर मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, तो हमने बोल दिया कंपाउंड एपिथेलियम में 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। क्या काम है, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, वही बताया था ना, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल एंड मैकेनिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बेटा यहाँ भी होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपकी यहाँ भी होगी। अब कंपाउंड एपिथेलियम को भी हम क्लासिफाई करते हैं इनटू ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब नॉन स्ट्रेचेबल एंड स्ट्रेचेबल, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे, चलो आगे, है ना।
कंपाउंड, कंपाउंड इनटू, इस पे ही करेंगे, ठीक। ट्रांजिशनल मतलब ट्रांसफॉर्म होने वाली, ट्रांसफॉर्मर, आई थिंक आपने मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, है ना, रोबोट्स जो होते हैं गाड़ी में बदल जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्म होने वाली। तो यहाँ पर है कि ट्रांजिशनल मतलब स्ट्रेच होने वाली या ट्रांसफॉर्म होने वाली, मतलब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग नेचर की है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेचेबल नेचर की है, स्ट्रेचेबल नेचर की है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलेंगे। नहीं है, नॉन स्ट्रेचेबल है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्ट्रेटा, जैसे मल्टीपल लेयर्स एक के ऊपर एक, तो स्ट्रेटिफाइड वो भी ऐसी है लेकिन वो ट्रांजिशनल है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब वो स्ट्रेचेबल है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है। कैसी है? नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है भाई। आगे कहाँ मिलेगी ट्रांजिशनल स्ट्रेचेबल, कहाँ ज़रूरत है हमें स्ट्रेच करने की? अब ऐसा है कि यूरोथेलियम है ना, मतलब जहाँ पर कुछ हमें होल्ड करने की ज़रूरत पड़ रही हो, जहाँ पर हमें ज़्यादा एरिया रिक्वायरमेंट की हो, जो कुछ स्ट्रेच करके अपना एरिया बढ़ाए तो हम कुछ स्टोर कर पाएँ, जैसे यूरोथेलियम, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है ना, जैसे यूरिनरी ब्लैडर। क्या काम है? आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो, ठीक है, बस वाला तो आपको मतलब मिक्चुरेशन है, मतलब यूरिन पास आउट करना है, बस वाला तो नहीं गाड़ी रोकेगा ना, वो तो कहेगा भाई अब अपने घर जाके देखो, या फिर कहीं स्टॉपेज होगा वो रोकेगा, तो तब तो क्या करोगे? बहुत ज़ोर से आइए, रोकना पड़ेगा ना, तो रोकने के लिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम हेल्प करती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूरोथेलियम बोल देती है, ठीक है, यूरोथेलियम। तो अगर जब ये स्ट्रेच नहीं होती है, मतलब नॉर्मल, जब ये स्ट्रेच नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन में कैसे सेल्स दिखेंगे? ओवल एंड राउंड सेल दिखेंगे, ओवल एंड राउंड शेप के सेल दिखते हैं। लेकिन आफ्टर स्ट्रेच, अच्छा नॉर्मल मतलब बिफोर स्ट्रेच, आफ्टर स्ट्रेच कैसे दिखेंगे? फ्लैट हो जाएंगे भैया, फ्लैट टाइल लाइक हो जाएंगे, एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, पहले ओवल थे अब ऐसे हो गए, पहले ओवल थे ऐसे हो गए, तो एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, मिल जाएगा, तो हम इसको स्ट्रेच करके क्या कर सकते हैं? यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। और क्या कौन है स्ट्रेचेबल? मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यूरोथेलियम मेम्ब्रेन पे, जो कि सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, तो ये काम होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरोथेलियम, स्ट्रेचेबल, ठीक है। फिर हमारी आती है स्ट्रेटिफाइड, मतलब नॉन स्ट्रेचेबल, हमें मल्टीपल लेयर है, ठीक है, स्ट्रेच करने का काम नहीं है, तो क्या कहाँ प्रेजेंट होंगी आपकी? लार्ज ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वहाँ पर, है ना, ओरल कैविटी, यूटरस, ठीक है, इसोफेगस, और भी बहुत सारे हैं, ट्रैकिया वगैरह, है ना, फेरिंग्स, यहाँ पर ये जो है इतने सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। और मेन स्किन भी तो है, एग्जाम्पल क्या है हमारा? स्किन भी तो एग्जाम्पल है, ठीक है। और ग्लैंड्स तो है ना, ग्लैंड्स बोल दे, लार्ज डक्ट ग्लैंड, जैसे पेनक्रियाटिक डक्ट, सिलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, है ना, सिलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, ठीक। अब ये तो ठीक है, ये तो यहीं खत्म हो जाती है, ठीक। लेकिन इसका क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? स्क्वैमस में, क्यूबॉइडल में, कोल्यूमिनार में, ठीक है। चलो आगे करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को, ठीक। देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वही स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन या फिर अपर लेयर कैसी दिखती है, मतलब इन सेल्स की मेन जो है क्या, क्योंकि मल्टीपल लेयर है ना, बहुत सारी लेयर्स हैं ऐसे सेल्स की, बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं, तो जो मेनली जो टॉप लेयर होती है ना, टॉप लेयर, इसके टॉप लेयर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ टॉप लेयर,
ठीक है, टॉप लेयर के सेल कैसे दिखते हैं भाई, उस पर डिपेंड करती है कि स्क्वैमस होगी, क्यूबॉइडल होगी या कोलुमनार होगी। तो कितने इस टाइप की हो सकती है आपकी, वही स्ट्रेटिफाइड लगा लेना है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड आपकी स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि स्ट्रेटिफाइड को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ केराटिन, केराटिन प्रेजेंट है या नहीं, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, केराटिन प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो बोलेंगे केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक, नहीं प्रेजेंट एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे, नॉन केराटिनाइज्ड, समझाते हैं अभी, डोंट वरी, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। मैंने बोला टॉप लेयर भी पहले बना के दिखाते हैं, ठीक, देखो एक स्ट्रक्चर है, सब में वही चलेगा, बेसल लेयर कैसी दिखेगी, एक मिनट, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो बेसल लेयर, इसको बोलो नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर है ना, सबसे नीचे वाली लेयर, या तो ये कोलुमनार शेप की हो सकती है या तो ये क्यूबॉइडल शेप की हो सकती है, ठीक है, या तो ये कैसे हो सकती है, या तो कोलुमनार हो सकती है या तो क्यूबॉइडल हो सकती है। कौन सी वाली लेयर, बेसल लेयर, मतलब बेस वाली लेयर, बेस पर जो है, जो नीचे है। एक और चीज़ ध्यान में देने की बात है, आई थिंक बताई नहीं आपको, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम स्ट्रेच क्यों हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। जब स्टार्टिंग में बोला था ना कि जहाँ प्रेजेंट है वहाँ भी बता देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ भी बता देंगे, तो स्ट्रेच कर पाती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेच कर पाती, बाकी यहाँ पे होगी, है ना, बाकी सब में होगी, बाकी सब जगह है, कंपाउंड हो सिंपल हो, बस वहाँ नहीं है स्ट्रेचेबल में, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। मल्टीपल सेल्स है, या तो बेसल जो सेल्स है, या बेसल जो सेल है यहाँ होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, फिर ये आपके कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे, सीटी, ठीक, बेसल लेयर। अब पॉलीगोनल सेल्स, मल्टीपल लेयर होंगे पॉलीगोनल सेल्स के, मतलब मल्टीपल साइड के सेल, मल्टीपल सेल्स होंगे आपके पॉलीगोनल सेल्स, मल्टीपल लेयर होंगी पॉलीगोनल सेल्स, मतलब मल्टीपल साइड्स की, है ना, तो इनको हम बोलेंगे क्या है, पॉलीगोनल सेल्स है, पॉलीगोनल सेल्स है, प्लस टॉप लेयर होगी ना, टॉप लेयर मतलब स्टार्ट टॉप में से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसा, ठीक है, जैसे मान लो ये है, ऐसे बना लेते हैं टॉप लेयर। अब इस टॉप लेयर के ही स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन से ही हम बताएंगे कि स्क्वैमस है, ठीक है, या फिर कोलुमनार है या फिर क्यूबॉइडल है, ठीक है। अभी हम स्क्वैमस की बात करें, स्क्वैमस में जो टॉप लेयर होगी कैसी होगी, फ्लैट टाइल लाइक होगी। स्क्वैमस में कैसी है भाई, स्क्वैमस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्वैमस में टॉप लेयर कैसी है, फ्लैट टाइल लाइक है, ठीक है, मतलब टॉप लेयर का मतलब ये नहीं ऊपर की 2-3 लेयर, ठीक है, ऊपर की फ्लैट 2-3 लेयर टाइल लाइक है। इसको हम एपिकल लेयर भी बोल सकते हो, टॉप लेयर भी बोल सकते हो, जैसा मन करे, ठीक। अब मैंने बोला स्क्वैमस को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन से, ठीक है, स्क्वैमस हमने बोला, और टॉप लेयर कैसी है यहाँ पर हमने बोला टॉप जो लेयर है फ्लैट टाइल लाइक है,
केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने बोला था ये ए वेस्कुलर नेचर की होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू से क्या जाता है इसका, कनेक्टिव टिश्यू से ही O2 CO2, तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते पूरा न्यूट्रिशन और पूरा जो है ये डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से क्या रहेगा, मॉइस्चर जो है, मतलब मॉइस्चर ख़त्म, तो पूरी स्किन जो है वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगी। तो ड्राई होगी तो उसकी जगह पर कौन आ जाता है, केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है। तो केराटिन को हम दिखाएंगे कौन से कलर से, पिंक कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक लेयर आ जाती है, मतलब मोटी सी लेयर आ जाती है किसकी, केराटिन प्रोटीन के ऊपर ऐसे डिपोजिशन सी हो जाएगी। अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है ना, इसकी लेयर अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ये कैसी है, केराटिनाइज्ड है, ठीक, केराटिनाइज्ड है, ठीक, केराटिनाइज्ड। अगर नहीं है, एब्सेंट है तो कैसे बोलेंगे, नहीं है ये लेयर, पिंक वाली लेयर है नहीं, सिर्फ येलो तक हमें फ्लैट टाइल लाइट दिखा रही है, तो हम बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। और वहाँ पे प्रेजेंट तो केराटिनाइज्ड है। एग्जाम्पल भाई सिंपल है, केराटिन प्रोटीन जहाँ पर भी होगा प्रोटेक्शन है ना, मतलब हार्ड भी होगा, ड्राई भी होगी तो स्किन, मेन एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे स्किन है। नॉन केराटिनाइज्ड है तो जो भी मॉइस्चर वाले जगह है, मॉइस्चर सरफेस जो है वहाँ पर होगी, जैसे बक्कल कैविटी, माउथ बोल सकते हो, है ना, बक्कल कैविटी में ईसोफेगस, फेरिंग्स, है ना, इनको आगे डिसाइड करेंगे। तो इनका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ईसोफेगस, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, वजाइना, ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस मतलब, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो कौन सी होगी, जहाँ पर भी मॉइस्ट सरफेस है, तो जो मॉइस्चर कौन देगा, मॉइस्चर देगा आपका म्यूकस, ठीक है, जो म्यूकस ग्लैंड होगी म्यूकस सिक्रीट करेंगे, तो जो मॉइस्चर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, वो म्यूकस की वजह से रहता है। तो कौन सी, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, वजाइना, सर्विक्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे म्यूकस है, तो नॉन केराटिनाइज है, केराटिन नहीं होगा, मॉइस्चर होगा, वहाँ पे ड्राई है, केराटिन प्रेजेंट रहेगा, तो स्किन है एग्जाम्पल में, ठीक। अब वहीं पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कॉलमनार करते हैं, वही टॉप लेयर पे, ठीक है, टॉप लेयर पहले करते हैं, सिंपल ना, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर हम बेसल लेयर, टॉप लेयर की बात करेंगे, ठीक है। बेसल लेयर सब में सेम होगी, स्क्वैमस हो कि बॉर्डर कैसी है, ठीक है। टॉप लेयर, बेसल लेयर क्यूबॉइडल या कॉलमनार का मॉडिफिकेशन हो सकता है, कॉलमनार या क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन हो सकता है, कॉलमनार या क्यूबॉइडल का। टॉप लेयर कैसी होगी, टॉप जब फ्लैट टाइल लाइक थी तो हमने बोला स्क्वैमस एपिथेलियम है, अगर यहीं पर कैसी होगी, टॉप लेयर आपकी क्यूब लाइक होगी तो कैसी रहेगी, क्यूब लाइक होगी तो हमारी होगी, हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। वहीं पर टॉप लेयर कैसी रहेगी, तो टॉप लेयर आपकी कॉलमनार है ना, टॉल सिलेंडर लाइक सेल्स रहेंगी, तो कॉलमनार एंड बेसल लेयर, बेसल लेयर वही, मतलब सब में या तो क्यूबॉइडल होगा या तो कॉलमनार होगा, ठीक है। तो टॉप लेयर में मैंने बोला क्यूब लाइक सेल्स हैं, क्यूब लाइक सेल्स होगा तो हमने बोला क्यूबॉइडल नेचर की है। बेसल तीनों में सेम है, वेदर इट इज स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो या फिर कॉलमनार हो, बेसल जो लेयर रहती है वो कैसी रहेगी आपकी, क्यूबॉइडल या कॉलमनार रह सकती है। लेकिन जो टॉप लेयर है वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है, फ्लैट टाई लाइक है तो स्क्वैमस बोल दिया, अगर क्यूबॉइडल शेप क्यूब लाइक है तो हमने बोल दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर वहाँ पर टॉप लेयर कॉलमनार है ना, कॉलमनार है तो हमने क्या बोल दिया, कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। अब एग्जाम्पल देखिए, ये लिख लिया आपने,
पीछे वाला देख लो एक बार, ये बनाओ, पहले ये बनाओ, इसके बेसिस पे ही जो है हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक। ठीक, क्यूबॉइडल मैंने बोला सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कर रहे थे हम सिंपल में, यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की इनको लार्ज डक्ट ऑफ, कलर चेंज करते हैं, लार्ज डक्ट्स ऑफ salivary gland and pancreatic gland, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, जैसे इनर लाइनिंग ऑफ आप यूट्रस बोल सकते हो, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, सॉरी यूट्रस बोल रहे हैं, यूरेथ्रा है ना, लाइंस यूरेथ्रा, ठीक है। और ईसोफेजियल ग्लैंड है आपका ना, यूट्रस नहीं यूरेथ्रा, लाइंस आप बोलो, इट लाइंस यूरेथ्रा, ठीक है। कंजक्टिवा ऑफ आई है ना, दो एग्जाम्पल भी, एक एग्जाम्पल भी ये मेन है, कंजक्टिवा ऑफ आई, लाइंस, यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगी। एक बार आप ये सब लिखो, फिर हम बात करेंगे सेल जंक्शन के बारे में, और आज का टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक। सेल जंक्शन, ठीक, आ जाते हैं। हमने क्या कहा था कि जो एपिथेलियल लेयर है कॉम्पैक्टली पैक्ड है विद लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स, ठीक है भैया, इंटरसेलर मैट्रिक्स भी बहुत कम है। तो ये जो सेल्स हैं वो एक साथ अटैच कैसे हैं, ठीक है, अटैच कैसे हैं, प्लस अगर इनको कम्युनिकेट करना है, कुछ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे। अब जब ये स्ट्रेच हो रहे हैं, कभी स्ट्रेच हो रहे हैं, कभी कुछ इन पर मैकेनिकल या फिजिकल स्ट्रेस या फिर कैसा भी स्ट्रेस है, या फिर जो भी इनको सिक्रीट करना पड़ रहा है, मूवमेंट करानी पड़ रही है, तब ये पोजीशन अपनी ना छोड़े, एक जगह पर अड़े रहें, टिके रहे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे काम, मतलब उसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे सेल जंक्शंस, ठीक है। क्या है बेसिकली, मान लो ये दो सेल है ना, ये दो सेल है, जो सेल है, सेल जंक्शन है, मान लो ये ऐसे, ये एक सेल जंक्शन, ये एक सेल जंक्शन, ऐसे कनेक्ट रहेंगे। तो ये किसको कनेक्ट करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल, तो इनकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कांटेक्ट में आती है बिकॉज ऑफ दिस सेल जंक्शन, ठीक है। और ये किस तरीके के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के नेचर के रहेंगे ये सेल जंक्शन, ठीक है। अब हम क्या है इनके, मतलब ये या तो कम्युनिकेट करवाएंगे, ठीक है, या तो सेल को एडहेर कराएंगे, या तो टाइटली पैक्ड करेंगे। तो उसके बेसिस पर हम कैसे डिवाइड करेंगे इनको, 5 टाइप में करते हैं, आपके सिलेबस में 3 ही है, ठीक है। कैसे, पहला टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरेंट जंक्शन, तीसरा गैप जंक्शन। जो 3rd and 4th होते हैं ना, वो एडहेरेंट जंक्शन के ही होते हैं, जैसे डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, ठीक है। वैसे नॉलेज के लिए बता देंगे, बट आपको 3 ही याद रखने हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन एंड गैप जंक्शन आपको याद रखने हैं। चलिए पहले बात करते हैं टाइट जंक्शन के बारे में, ठीक। टाइट जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई बहुत ही, एक तो टाइटली जो है इनको बांध के रखने वाला जो है ये प्रोटीन होगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो मान लो 2 सेल हमने बनाया, ऐसे यहाँ बनाते हैं 2 एक सेल, ऐसे ही 2 सेल हमने बना दिए, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे सेल हैं, एक के ऊपर एक सेल है। तो इनको कैसे
ऐसे बाइंड कराना है, मतलब एक आपको हाथ जो ये दो, मान लो एक ये सेल दूसरा सेल, इसको अगर हमें धागे से लपेट दे, बांध दें, है ना, तो कैसा होगा, वो टाइट जंक्शन की तरह दिखता है। तो कैसे होंगे, वेब, मतलब जो इसकी प्रोटीन है, जो ये बेसिकली है क्या, है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, इनको ऐसे बाइंड करेंगे, ऐसे बाइंड करेंगे, ऐसे आएगी, ऐसे फिर पीछे नीचे से आया, ऐसे बाइंड कर दिया, फिर ऐसे बाइंड कर दिया, ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप इतना मत याद रखो, हम देखो कि प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन इन नेचर है, कैसा बनाते हैं, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि इनको टाइटली पैक्ड करके रखते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस लिंकिंग बना के दो सेल को एक साथ जोड़ देंगे तो टाइट जंक्शन करेंगे। तो टाइट कि मतलब कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोकेशन, पोजीशन, कि जहाँ पर कोई चीज़ लीकेज हो रही है। लीकेज कहाँ हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है ना, और स्टमक में हो सकती है, मतलब जहाँ पर डाइजेशन हो रहा है या कुछ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहाँ से लीकेज हो सकती है। जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर है ना, वहाँ पर से हमें लीकेज रोकनी है। तो कैसे हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल इंटेस्टाइन, मतलब ज़्यादा होते हैं, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेजरली टाइट जंक्शन मिलते हैं, है ना, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यहाँ पर हमारे जो है टाइट जंक्शन ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स रहेंगे, ये ऐसे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पूरा दो सेल को ऐसे बांध के रखते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक, ये है टाइट जंक्शन, ठीक है। लीकेज को प्रिवेंट, है ना, तो और क्या है, टू प्रिवेंट एनी लीकेज, टू प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम द सेल्स, है ना, फ्रॉम द ऑर्गन्स या फ्रॉम द सेल्स आउटसाइड में, या तो मतलब ब्लड में रिलीज ना हो जाए या सेल के बाहर ना चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टाइट जंक्शन का यूज़ करते हैं। सेकंड, एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट मतलब एक दूसरे को ऐसे पेस्ट करके रखेंगे, ऐसे चिपका के रखेंगे, ठीक है। तो कैसे, दो सेल बनाएंगे फिर से, है ना। इसमें है हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, है ना। क्या करते हैं, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन है, दीज एडहेर cells with each other, ठीक है। कैसे अडेयर करेंगे देखिए, और अटैच रहते हैं, दिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑल्सो अटैच्ड विद साइटोस्केलेटन फिलामेंट, दैट इज एक्टिन, ठीक है। आप पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, साइटोस्केलेटन फिलामेंट एक्टिन से, ठीक। कैसे देखिए, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे, उसको हम कैडरिन बोलते हैं, ऐसे रहेंगे, एक इसका एक इसका एक इसका, ऐसे। तो ये ऐसे एडहेर करके रखते हैं एक दूसरे को, पेस्ट में चिपका के रखेंगे एक दूसरे के साथ। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैडहेरिन, है ना। नाम याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये रखो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक दूसरे को ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे अटैच करके रखते हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी पोजीशन ना चेंज कर पाए। और ये किससे अटैच होते हैं, साइटोस्केलेटन फिलामेंट, दैट इज एक्टिन से ऐसे अटैच रहेंगे, ऐसे एक्टिन से। ये हमारा कौन सा है, एडहेरेंट जंक्शन, एक्टिन, ठीक। कहाँ मिलेंगे, कहाँ पेस्ट करने को है, जैसे मान लो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है ना, इसोफेगस में, है ना, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड जा रहा है ना, पूरा जीआईटी ट्रैक्ट में से फूड जा रहा है, तो मूवमेंट हो रही है, तो ठीक है, इनके सेल को अपनी पोजीशन पे रखना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे वहाँ पे काम आएंगे, हमारे एडहेरेंट जंक्शन। और इसका जो टाइप था, मैंने बोला था हेमीडेस्मोसोम्स एंड डेस्मोसोम्स। अब डेस्मोसोम्स कहाँ पे है, मतलब इस सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से ऐसे, मतलब ऐसे शेप के होते हैं, ये है, तो एक सेल को दूसरे सेल से ऐसे अटैच करके जाएंगे, तो ये डेस्मोसोम्स है। अगर इन सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन से, है ना, अगर इन्हीं सेल को बेसमेंट
मेम्ब्रेन से अगर अटैच कराना है तो हमारे हेमीडेस्मोसोम आ जाते हैं। ठीक है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वैसे ध्यान में रख सकते हो। अगर इन्हीं सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैचमेंट करानी है तो हेमीडेस्मोसोम काम आएंगे। अगर एक सेल को ऐसे हाफ है ना, ऐसे ही बस डी लाइक शेप के होते हैं, ऐसे अटैच कराना है एक दूसरे सेल को, तो ये ऐसे डेस्मोसोम देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, लास्ट हम पढ़ते हैं हमारा गैप जंक्शन। ठीक है, लास्ट है हमारा गैप जंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने सेल की पोजीशन को भी फिक्स करा लिया, टाइटली कॉम्पैक्ट भी कर लिया, एक दूसरे के साथ चिपका भी दिया है। ठीक है, प्रिवेंट भी कर ली लीकेज, पोजीशन भी फिक्स कर डाली। अब क्या है भाई, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इतना टाइटली कॉम्पैक्टली इनको आपने पैक कर दिया है, हाउ विल दे कम्युनिकेट? अब कैसा, कहाँ से लाएं अब चीज़ें? तो वहाँ पर हमारा रोल प्ले करते हैं हमारे गैप जंक्शन। कैसे हैं देखते, बनाते हैं, है ना। सेल बना देंगे भाई, ओके सेम। अब देखो, ठीक है, 2 सेल हैं, ऐसे से फिलामेंट्स ऐसे बनेंगे गैप जंक्शन, ऐसे बनते हैं गैप जंक्शन। मतलब सिलेंडर शेप के बन जाएंगे ताकि हम क्या कर पाएँ, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ऐसे ये कनेक्ट रहेंगे। ठीक, ऐसे ये कनेक्ट रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे गैप जंक्शन हैं। गैप जंक्शन कैसे बनते हैं? प्रोटीन नेचर के बोलते ना, तो ऐसे 6 प्रोटीन होते हैं, सिलेंडर लाइक प्रोटीन होते हैं, आपस में अरेंज होंगे तो क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे 6 प्रोटीन कौन से हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में होंगे, ऐसे 6 प्रोटीन, 2 3 5 6। ठीक है, ऐसे यह है कनेक्सिन प्रोटीन। कनेक्सिन 6 कनेक्सिन प्रोटीन आपस में जुड़कर बनाते हैं कनेक्सोन। तो ये जो एक आपको सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो कनेक्सोन है, ऐसे बन जाएगा, है ना। एक ऐसे 6 है ना, ऐसे 6 फिलामेंट्स, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, ऐसे 6 ऐसे जुड़ेंगे तो एक होलो, मतलब यहाँ से ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये होलो रहेगा, दोनों साइड से गैप बन गया ना, तो ये होलो रहेगा ऐसे। तो यहाँ से जो है मटेरियल का हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मटेरियल का हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है गैप जंक्शन का। ठीक, कहाँ मिलेंगे अब ये, जहाँ पर भी हमें कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, कम्युनिकेशन कराना है मतलब हेल्प टू ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, है ना, अक्रॉस द सेल्स। जैसे क्या हो सकते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ आयंस हो गए, समटाइम्स एसिटाइलिन, समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल भी ये हो सकते हैं। ठीक, ये है हमारे कनेक्सोन्स। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। तो हमने आज पूरा सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सिंपल एपिथेलियम के सारे टाइप्स, है ना, और कंपाउंड एपिथेलियम के सारे टाइप्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी डिस्कस कर लिए हैं, सिलिएटेड भी, और हमारे जंक्शंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ जूलॉजी ऑन टिप्स, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि 11th 12th एंड टॉपर सबके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।